Hello everyone, welcome to my YouTube channel Target Beard. I hope you all are safe at your home. So guys, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कोठारी कमीशन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। 1966 में इसकी रिपोर्ट बनके तैयार हुई थी। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 मार्क्स में काफ़ी बार पूछा गया है, तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नेशनल एजुकेशन कमीशन पॉपुलरली नोन एज कोठारी कमीशन, जिसको कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। It was appointed by the government of India at the end of the third five-year plan. This commission was headed by Dr. Daulat Singh Kothari, chairman of the University Grant Commission. इनका जो कमीशन का जो हेड किया था वो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी ने किया था। उन्हीं के नाम पे कमीशन पड़ा था, कोठारी कमीशन। इस कमीशन पे काम शुरू हो गया था 1964 में और 66 में इसकी रिपोर्ट बनके तैयार हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं नीड ऑफ द कोठारी कमीशन। क्या कोठारी कमीशन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज सेट अप टू एडवाइज गवर्नमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द कंट्री। इंडिया क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी थी? क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था एजुकेशन का, उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे। क्या डिफेक्ट थे? इन एजुकेट इम्पॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर, नो एम्फोसाइज ऑन करेक्टर फॉर्मेशन एंड कल्टिवेशन ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, नॉट कनेक्टेड विद नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन, टू मच एकेडमिक्स। जो हमारा एग्रीकल्चर था उस पर इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। हाँ, बच्चों की मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पे कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया था। नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन, नेशन के लिए बच्चों को कुछ भी नहीं सिखाया जाता था। अपनी सोसाइटी के बारे में, अपनी कल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, अपने आसपास की वैल्यूज़ के बारे में, चीज़ों की, इन सब की सिर्फ जो बुकिश हमारी एकेडमिक्स थे, सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान दिया गया था। इसके अलावा किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता था एट दैट पॉइंट। तो फिर इसी को लेके कुछ रिफॉर्म्स लाए गए थे जो कि कोठारी कमीशन में लाए गए थे। कोठारी कमीशन सजेस्टेड फॉलोइंग रिफॉर्म्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहला क्या रिफॉर्म था? रिसर्च इन द करिकुलम। द करिकुलम शुड बी अपग्रेडेड थ्रू रिसर्च इन करिकुलम बाय यूनिवर्सिटीज़ एंड द स्टेट एजुकेशन। उन्होंने ये कहा था कि जो करिकुलम है वो टाइम टू टाइम रिसर्च होनी चाहिए उसके ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट एजुकेशन में, इंस्टीट्यूट में उसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। और उसी के बाद टाइम टू टाइम अगर कोई चेंजेस रिक्वायर हैं तो उसके हिसाब से चेंजेस लाने चाहिए करिकुलम में। एम्फोसाइजेज ऑन साइंस एजुकेशन, साइंस के ऊपर बहुत ध्यान देने को बोला गया था। साइंस एंड मैथ्स स्पेशली शुड बी कंपल्सरी फॉर द फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ एजुकेशन में साइंस और मैथ्स को कंपल्सरी बनाया गया था कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। टीचिंग ऑफ साइंस इज लिंक्ड विद टेक्नोलॉजी इन अर्बन एरियाज एंड विद एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज। टेक्नोलॉजी इन अर्बन एरियाज और एग्रीकल्चर, इन दोनों पे बहुत ही विशेष ध्यान देने को बोला गया था। टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर जो कि बेसिक्स थे हमारे डेवलपमेंट के। एम्फोसाइजेज ऑन मैथमेटिक्स के ऊपर एम्फोसाइज किया गया था। इफेक्टिव प्रोग्राम ऑफ सोशल स्टडीज़ for the development of good citizenship and emotional integration, special plan for teaching languages, 3 language formula जो हमने पहले भी पढ़ा था, 3 languages formula होना ज़रूरी है। मदर टंग, हिंदी, इंग्लिश should be studied from class 8 on a but not on a compulsory basis. इन पे ध्यान देने को बोला गया था 3 लैंग्वेज फार्मूला पे, बट कंपलसरी नहीं किया गया था। Education in moral and spiritual values, Commission suggests an organized attempt should be made for imparting moral education and inculcating spiritual values. बच्चों के अंदर moral education और spiritual values डालने के लिए टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ कैंप्स या कुछ ना कुछ ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है द न्यू करिकुलम एंड बेसिक एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू कमीशन, एजुकेशन मस्ट बी अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। जो एजुकेशन है वो आपकी एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ बुकिश लैंग्वेज की। देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड द एनवायरनमेंट। देयर शुड बी अ कनेक्शन एंड कॉन्टैक्ट विद लोकल कम्युनिटीज़।
दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इनेबल्स इन शेपिंग द एजुकेशन एट ऑल लेवल। सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होनी चाहिए, हमारे आसपास के, हमारी कम्युनिटी के, अपने एनवायरनमेंट से हम उस चीज़ों को कैसे रिलेट कर सकते हैं, अपने एजुकेशन से हम क्या योगदान दे सकते हैं अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास की चीज़ों में, तो उन सब के ऊपर भी ध्यान देने को बोला गया था। सोशल सर्विसेज के प्रोग्राम टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज किए जाते थे ताकि बच्चों के अंदर एक सोशल सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आए। नेक्स्ट है, इन व्यू ऑफ द कंक्लूजन द कमीशन बिलीव दैट सेकेंडरी स्टेजेस कैन बी स्टडीड अंडर टू कैटेगरीज। जो सेकेंडरी स्टेज थी उसमें बोला गया था दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज एट लोअर सेकेंडरी स्टेज, दैट शुड बी फ्रॉम क्लास 8 to 10। उसमें क्या था, 3 लैंग्वेज फार्मूलाज वही बोला गया था इन नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़, जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, जैसे कि आपके साउथ के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे आपकी पहली जो हो जाएगी आपकी रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग जो भी होगी, तमिल तेलुगु जो भी होगी, उसके अलावा सेकेंड लैंग्वेज हिंदी और थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश। और हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ में मोस्टली नॉर्थ के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे मदर टंग तो आपकी हिंदी ही होती है, उसके अलावा इंग्लिश और एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज अदर देन हिंदी। कुछ लैंग्वेजेस थी उसमें से आपको कोई एक लैंग्वेजेस चूज़ करनी थी। तो ये था हमारा 3 लैंग्वेज फार्मूला जो 8 to 10 के लिए बोला गया था। उसके अलावा मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये कुछ सब्जेक्ट्स थे जो 8 to 10 पढ़ने के लिए बोले गए थे। वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, मोरल, स्पिरिचुअल वैल्यूज़। उसके अलावा हायर सेकेंडरी स्टेज एनी 2 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और एनी क्लासिकल लैंग्वेज। हायर सेकेंडरी मीन्स आफ्टर 10 टिल +2, उसमें आपको कोई 2 लैंग्वेजेस लेने के लिए बोला गया था और एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, आर्ट, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स। ये कुछ सब्जेक्ट्स के नाम हैं, इसमें से कुछ आपको 3 सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर सकते थे। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस, ये सारे सब्जेक्ट्स के नेम्स अगर आप नहीं भी लिख के आते हैं देन इट्स ओके। आप मेन पॉइंट्स लिख के आए, उनको थोड़ा एलेबरेट करके आए। अगर शॉर्ट में आया तो आपको ज़्यादा एलोबरेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। 16 मार्क्स में आया तो आप थोड़ा थोड़ा एलोबरेट करके आएँ, उसी में आराम से आपके 3-4 पेजेस भर जाएंगे, तो दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स। एजुकेशन कमीशन बिलीव दैट इन मोस्ट स्कूल सब्जेक्ट्स बुक्स मटेरियल इज़ ऑफ लो क्वालिटी। एजुकेशन कमीशन ने एक ये पॉइंट कहा था कि जो बुक मटेरियल है वो लो क्वालिटी का है, उनको इम्प्रूव करना चाहिए। उनके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा, आपको अच्छे ऑथर्स को हायर करना पड़ेगा, मल्टीपल चॉइस ऑफ बुक्स होना चाहिए, जो बुक्स हैं वो लो कॉस्ट पे आपको अवेलेबल होनी चाहिए, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए बुक्स का। ये जो देखिए जो कमीशन में ये सब बातें कही गई थी, ये कही गई थी एट द टाइम ऑफ 1966, अराउंड आज से 50-60 ईयर्स बैक, जो कि एक बेसिक्स हैं। आज भी अगर आप इन बातों को देखें तो बहुत ही वैलिड पॉइंट्स हैं, जो कि एक बेसिक्स हैं किसी भी एजुकेशन सिस्टम का। अगर आपको ये अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं तो ये मैंडेटरी चीज़ें हैं जो होनी ही चाहिए। रिकमेंडेशन इन मेथड्स ऑफ टीचिंग, इम्प्रूवमेंट इन द मेथड्स ऑफ टीचिंग के लिए बोला गया था। अप्रोचिंग न्यू मेथड्स, ट्रेनिंग टू टीचर्स सच एज वर्कशॉप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें जो एट दैट टाइम उन्होंने सोची थी। प्रोवाइडिंग एजुकेट गाइड मटेरियल्स, ट्रेनिंग इन द यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बोला गया था। न्यू अप्रोच ऑफ एवोल्यूशन शुड कंटेन ऑब्जर्वेशन टेक्निक, मॉरल टेस्ट, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। सिर्फ आपका एग्ज़ाम ईयर के एंड में आप एक बार एग्ज़ाम ले लो, दैट इज़ नॉट इनफ। आप पूरे ईयर बच्चे को एवेलेट करें डिफरेंट तरीक़ों से, ओरल टेस्ट से, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से, ऑब्जर्वेशन से, उसको हर चीज़ में बच्चे को एवेलेट करें, ना कि सिर्फ साल में एक बार आप एग्ज़ाम्स ले लें और उसको उसके हिसाब से उसको ग्रेड दे दें। दैट इज़ नॉट फेयर इनफ। इंटरनल असेसमेंट्स टाइम टू टाइम होते रहने चाहिए ताकि बच्चा अपने आप को इम्प्रूव कर सके टाइम टू टाइम। उसके अलावा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इट शुड बी प्रोवाइडेड इन द स्कूल्स एट विदाउट गाइडेंस एंड काउंसलिंग द स्टूडेंट हिमसेल्फ इज़ नॉट एबल टू चूज़। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है आफ्टर 10th और 12th की वो क्या लें, कौन सी स्ट्रीम में लें, कहाँ पर जाएं, किस फील्ड में जाएं। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का होना भी बहुत ज़रूरी था। सुपरविज़न एंड इंस्पेक्शन, सुपरविज़न एंड इंस्पेक्शन के लिए उन्होंने बोला था कि स्टाफ जो होना चाहिए वो अच्छे पे स्केल्स पे होना चाहिए, स्टाफ की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करें, वुमेन ऑफिसर्स को हायर करें, बेस्ट क्वालिटी ऑफिसर्स को हायर करें, ताकि अच्छे लोग अगर इंस्पेक्ट करने आएंगे, अच्छे लोग अगर सुपरवाइज़ करने के लिए आएंगे तो अपने आप सिस्टम बेहतर बनेगा।
वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी। वोकेशनलाइजेशन की बात भी देखिए उस टाइम पे कही गई थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके कंट्री के डेवलपमेंट को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो वोकेशनलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का इंटरेस्ट इंजीनियर या डॉक्टर बनने में हो, कुछ बच्चे का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में भी हो सकता है, आर्ट एंड क्राफ्ट में हो सकता है, डांस में हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, किसी भी चीज़ में। तो बच्चे को जिस फील्ड में वो इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में वो जाना चाहता है, उस चीज़ में वोकेशनलाइजेशन होना चाहिए, उस चीज़ में कोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए, ताकि बच्चे उस फील्ड में जाके अपनी मास्टरी हासिल कर सकें और आगे जाके जॉब्स वो पा सकें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकें, डिग्निटी ऑफ लेबर मिल सके, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप लिख सकते हैं, जो आप बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं। एक बार आप पढ़ेंगे आपके माइंड में अपना बैठ जाएंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेजेस में आपके लिए हमेशा नोट्स लेकर आती हूँ। फिर भी अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आया, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको हेल्प करने की। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक है जो आप जानना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊँ, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी जल्द से जल्द आपके लिए वीडियोज़ बनाने का। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही जल्द आपके लिए मैं नई नई वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।